जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में किससे 2026 में मैथ से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसी सब प्रश्नों को हम लोग कोचिंग कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। और ये है ऑब्जेक्टिव प्रश्न। कैसा प्रश्न है? ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। और ये एपिसोड नंबर कौन सा है? 10वां। कौन सा एपिसोड है? ये है एपिसोड नंबर 10वां। उसी सब प्रश्नों को हम लोग कोचिंग करेंगे, हल करेंगे। यानी कि मैथ में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेंगे, उसी सब प्रश्नों को क्या करेंगे? हल करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं एपिसोड नंबर 10। ठीक है, और एपिसोड नंबर 9 तक जो जो अभी तक नहीं देखे हैं तो आपके अपने यूट्यूब चैनल संभवम क्लासेस के प्ले लिस्ट में उपलब्ध है, वहां से आप लोग जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं एपिसोड नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है। ठीक है, तो देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, देखेंगे एग्जाम में इससे एक दो प्रश्न जरूर पूछेंगे। ठीक है, या तो आपसे पूछ सकता है शांत, या तो आपसे पूछ सकता है अशांत। ठीक है, दो चीज में। अब देखेंगे शांत और अशांत किसको बोलेंगे। ठीक है, इस बात पे सबसे पहले ध्यान देना है कि शांत किसको बोलते हैं और अशांत किसको बोलते हैं। जैसे कि देखेंगे अगर सास पुतों में झगड़ा होता है, ठीक है, अगर एक आध दो घंटा के बाद अगर झगड़ा करके अगर चुपचाप हो जाए तो वे कोची होता है? शांत। अगर लगातार एक सप्ताह तक चलते रहे तो कोची होता है? अशांत। ठीक है, यानी कि कभी भी झगड़ा खत्म ना हो तो उसी को बोलते हैं कोची? अशांत। ठीक है, यानी कि अगर हमरा शेषफल, ठीक है, अगर इसमें हमारा शेषफल अगर हमारा जीरो आ जाए, कोची आ जाए? जीरो। अगर हम किसी यानी कि भाग दे रहे हैं, नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग देते हैं। ठीक है, भाग दे रहे हैं, अगर हमारा शेषफल जीरो आ जाए, ठीक है, या तो डेसिमल के बाद कुछ अंकों तक कट करके उसके बाद जीरो आ जाए तो उसको हम बोलते हैं कोची? शांत। क्या बोलते हैं? शांत। और अशांत किसको बोलेंगे? यानी कि हमारा शेषफल जीरो ना आए। ठीक है, शेषफल कोची ना आए? जीरो। और ये अगर हम कटा रहे हैं तो कटते कटते अनंत तक चल जाएगा, संख्या बार बार कटने के बाद संख्या बार बार रिपीट आ रहा है, तो उस स्थिति में हमारा कोची होगा? अशांत। क्या होगा? अशांत। समझ गए कि अगर हमारा शेषफल जीरो आ गया, शांत। ठीक है, बोलिएगा कि सर एक बार में कटने से नहीं आ रहा है, तो डेसिमल के बाद कुछ अंकों के बाद तो शेषफल जीरो आएगा, आएगा कि नहीं? सॉरी। ठीक है, देखेंगे कुछ अंकों के बाद तो शेषफल जीरो आएगा, लेकिन अगर हमारा डेसिमल के बाद संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, शेषफल जीरो ना आ रहा है, ठीक है, और ना ही संख्या हमारा बार बार रिपीट हो रहा है, तब वो हमारा कोची होता है? अशांत। क्या होता है? अशांत। समझ गए कि शांत और अशांत क्या होगा? ठीक है, और दूसरा कंडीशन ये होगा, क्या होगा कि देखेंगे अगर हम जिस बटे में लिखते हैं, जैसे कि 17/81, ये निचवा में लिखे, इसको हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब क्यू के अभाज्य गुणनखंड में, किसके अभाज्य गुणनखंड में क्या क्या दिखना चाहिए? ठीक है, या तो दो दिखे तो फिर भी शांत होगा, अगर हमारा 5 दिखे तो फिर भी शांत होगा, या तो 2 और 5 दोनों दिखे तो फिर भी कोची होगा? शांत होगा। क्या होगा? फिर भी हमारा क्या होगा? शांत होगा। ठीक है, अगर ये दोनों के अलावे, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे, ये दोनों के अलावे कोई दूसरा और संख्या दिख जाए, जैसे कि दिख जाए, जैसे कि 7, ठीक है, जैसे कि दिख जाए 3, ठीक है, जैसे कि दिख जाए 7, 3, 11, ठीक है, जैसे कि 15, 15 में 3 और 5 है कि नहीं? ठीक है, अगर इन दोनों के अलावे ये सब संख्या दिख जाए, ठीक है, कोई दूसरा संख्या दिख जाए, तब भी होता है हमारा कोची? अशांत। कोची होता है? अशांत। अगर सिर्फ 2 दिखे या तो 5 दिखे या तो दोनों दिखे तो इस स्थिति में हमारा कोची होता है? ये होता है शांत। समझ गए कि शांत और अशांत कब होगा? यहां तक में कोई दिक्कत समझने में नहीं ना? ठीक है, तो देखेंगे, तो क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो अब नीचे वाला को अभाज्य गुणनखंड करके देखेंगे, अगर 2 और 5 दिखे तो शांत, या तो दोनों दिख जाए तो कोची होगा? अशांत। अगर दोनों दिख रहा है तो फिर भी कोची होगा? शांत। ठीक है, उसके बाद अगर ई दोनों के अलावे, ठीक है, अगर ई दोनों के अलावे कोई भी संख्या दिख जाए, कोची दिख जाए?
कोई भी संख्या दिख जाए तब भी हमारा कोची होता है अशांत। कोची होता है अशांत। जैसे कि 81, 81 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 9 नमा 81 होता है। तो इसमें 9 में कोची 3 दिख रहा है, 3 गुना 3 और ये 3 गुना 3, तो ये कोची होगा अशांत होगा। कोची होगा अशांत। 41, 41 में किससे किससे होगा, एक तो खुद 41 से और खुद 1 से भाग लगेंगे, लगेंगे कि नहीं, ठीक है। 45, 45 को अगर तोड़ेंगे तो पनरतिया कोची होता है 45, 5 तिया 15, पनरतिया 45, क्या ये तीनों होगा। अब 80 को देखते हैं, अगर हम 80 को तोड़ेंगे तो कोची होगा, ये हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, कितना हो गया 2 दुना 4, 4 दुना 8, 8 दुना 16 और 16 पंचे 80। इसमें क्या दिखा, 2 और 5, कोची दिख रहा है 2 और 5। जब जिसमें दोनों दिख रहा है तो इसका दशमलव प्रचार कोची होगा शांत, कोची हो जाएगा शांत। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी इज करेक्ट आंसर। अगर यहां तक समझने में किसी को कोई डाउट को परेशानी तो बताएंगे कमेंट बॉक्स में जरूर में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहला में अगर किसी को कोई डाउट कोई परेशानी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो आते हैं अब अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है ठीक है, देखेंगे। कहता है कि यदि a sin थीटा बराबर 1 और b cos थीटा बराबर 1 तो tan थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, देखेंगे एक सूत्र हमें पता है कौची कि tan थीटा बराबर कौची कि tan थीटा बराबर कौची होता है, ये होता है कि sin थीटा अब बटे का cos थीटा। ठीक है, टेन थीटा बराबर कौची होता है साइन थीटा बटे का कॉस थीटा होता है ना। अगर हमें साइन थीटा का वैल्यू पता चल जाए और कॉस थीटा का वैल्यू पता चल जाए तो इसके जगह पे रख देंगे और जो कटने वाला होगा कटा देंगे और जो कटने वाला नहीं होगा नहीं कटा पाएंगे तो वही हमारा कौची होगा आंसर होगा। तो यहां से देखेंगे क्या दिया हुआ है हमारा, उस पर ध्यान देते हैं। सबसे पहली बात दिया हुआ है कि a साइन थीटा बराबर का कितना 1, तो हम यहां से लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर 1 बटे का a लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक गुना में है तो उधर जाकर के किस में भाग में। ठीक है, अगर दूसरा यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर है b cos थीटा बराबर का 1, तो यहां से अगर हम cos थीटा बराबर निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा 1/b, क्या निकलेगा 1/b। कोई दिक्कत, अब देखेंगे यहां से साइन थीटा का वैल्यू पता चल गया, यहां से कॉस थीटा का भी वैल्यू पता चल गया, तो इस स्थिति में यहां पर इसमें रख देंगे तो क्या हमारा नहीं निकल जाएगा, इसका वैल्यू निकलेगा कि नहीं। ठीक है, तो देखेंगे तो साइन थीटा, ठीक है, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना निकला है 1/a, तो यहां पे लिख देंगे 1/a, फिर ये बटे, ये जो बटे है बड़का वाला वे वाला बटे, ठीक है, a इस तरह से। ठीक है, अब cos थीटा के जगह पे क्या लिख देंगे 1/b, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 1/b। अब ये भाग है, भाग को किस में बदलेंगे गुना में, किस में बदलेंगे गुना में, तो यहाँ से लिखेंगे कि 1/a गुना, तो अब ये भाग को किस में बदलेंगे गुना में। अब देखेंगे किस तरह से नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आएगा, तो यहां पर है 1/a भागा, ये भाग है 1/b। ठीक है, तो बचपन में सीखे होंगे, सिखाया होगा भिन्न का गुना। ठीक है, तो 1/a भाग को गुना में बदलेंगे तो ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो b/a, एक से एक कट गया तो b बटे का कोची हो गया a, तो उसी तरह यहाँ पे लिखेंगे b/1, तो ये b बटे का कोची हो जाएगा a। तो देखेंगे b बटे का a ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगर यहां तक में किसी को कोई डाउट कोई परेशानी समझने में किसी को कोई दिक्कत, ठीक है नहीं ना, ठीक है समझ में आ गया, आगे बढ़े। ठीक है, अगर यहां तक में कोई दिक्कत होता है तो बताएंगे कमेंट बॉक्स में जरूर। ठीक है, अगर दिक्कत नहीं है तो वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, और सब बच्चे को जुड़ने के लिए बोलिए, और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर भी कीजिएगा। ठीक है, तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन कहता है कि 19 और 25 का समांतर माध्य, इसमें कुछ नहीं करना है, जिसका जिसका समांतर माध्य पूछे, ठीक है, वो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देना है। ठीक है, ये दोनों को जोड़ करके कितने से भाग 2 से भाग, तो ये 19 और प्लस का ये कितना 25 बटे का 2, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9×5
14, 2 1 3 1 4, अब बटे का 2, 2 से भाग देंगे तो 22 दूना 44। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो समांतर माध्य इसी तरह से निकालते हैं। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं ना। आते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि सौभाज्य संख्याओं का मौसम कौची होता है। पता है बचपन में पढ़े थे कि वैसी दो संख्या को सौभाज्य बोलते हैं, सअभाज्य बोलते हैं जिसका एचसीएफ कितना हो, एक हो। जिसका एचसीएफ कितना हो, एक हो। तो एचसीएफ बोले या था मौसा बोले, दोनों कौची होता है, एक ही होता है। इंग्लिश में बोलते हैं एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हिंदी में बोलते हैं महत्तम संवर्धक, जिसको शॉर्ट कट में बोलते हैं कट कहते हैं, शॉर्ट कट में बोलते हैं उसको कौची, मौसा। क्या बोलते हैं उसको, मौसा। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं ना। अगर यहां तक में किसी को कोई डाउट को परेशानी तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो सौभाज्य संख्याओं का मौसा कौची होता है, ये होता है एक। देखेंगे सौभाज्य किसको बोलते हैं, उसी को बोलते हैं वैसी दो संख्या जिसका एचसीएफ या तो मौसा एक हो। जैसे कि 2 और 3, ये हो गया सौभाज्य हो गया, बोल सकते हैं ऐसे। तो ये दोनों अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, ठीक है, वैसी संख्या जिसमें एक से, ठीक है, वैसी संख्या जिसमें एक से और स्वयं उसी संख्या से भाग लगे, उसी को बोलते हैं कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या। ठीक है, जैसे कि अगर हम 5 लेंगे, ठीक है, क्या लिए 5, इसमें किससे किससे भाग लगेगा, इसमें तो सबसे पहले ये तो 1 से लगेगा और किससे लग जाएगा, ये 5 से लगेगा। ठीक है, क्या इसके अलावा किसी और से भाग लगेगा, इसमें नहीं। तो ये हो गया हमारा अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या। अच्छा लेते हैं 6, ठीक है, इसमें किससे किससे भाग लगेगा, एक तो भाग लगेगा 1 से, दूसरा 2 से, तीसरा 3 से और चौथा 6 से। तो ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं हुआ, ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं हुआ, क्योंकि अभाज्य संख्या कौची कहता है कि वैसी संख्या जिसमें 1 से और स्वयं उसी संख्या से भाग लगे, उसी को बोलते हैं हम लोग कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं ना। ठीक है, तो जैसे कि अगर हमने 5 और 6 ले लिए, अगर हम इसका एचसीएफ निकालेंगे तो 5 और 6 का, तो 5 का 5, 1, 5 से भाग देंगे, 1 5 की 25, शेषफल कोची भल 0। क्या हुआ, 0। अब देखेंगे जब हमारा शेषफल 0 आता है और जिससे भाग देते हैं वही हमारा कोची होता है, मौसा होता है। तो इसका एचसीएफ कितना निकल गया, 1। यानी कि दो गो अगर सौभाज्य संख्या है, कोई भी सौभाज्य संख्या लेंगे उसका मौसा हर हमेशा 1 आएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत यहां तक में समझने में, कोई परेशानी नहीं ना। ठीक है, आते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि यदि साइन अल्फा बराबर 90 डिग्री हो तो साइन अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे साइन अल्फा बराबर, यहाँ पे तो कुछ तो लोचा है, यहाँ पे साइन अल्फा नहीं होगा, यहाँ पर होगा कोची की, देखेंगे क्योंकि साइन अल्फा बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1, जो कि ऑप्शन में एक भी नहीं है। ठीक है, अब देखेंगे अगर यहाँ पे होगा कि 3 अल्फा बराबर कितने डिग्री, 90 डिग्री, ये होगा सवाल में। ठीक है, देखेंगे यानी कि जो टाइपिंग क्या होगा उससे गलती हो गया होगा। ठीक है, तो देखते हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 3 अल्फा बराबर कितने डिग्री, 90 डिग्री। तो ये साइन अल्फा बराबर कौची होगा, वाट, इसी का वैल्यू हमें कौची करना है, ज्ञात करना है। तो देखेंगे, तो यहां से अगर हम अल्फा का वैल्यू निकालेंगे तो ये 90 बटे का 3, 3 में कितने बार में कट जाएगा, 30 बार में। तो अल्फा बराबर कितना हो गया, ये हो गया 30 डिग्री। अल्फा का वैल्यू कितना निकल गया, 30 डिग्री। अब ये अल्फा के जगह पे कितना रख सकते हैं, 30 डिग्री रख सकते हैं। देखेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे कि साइन अल्फा, अल्फा की जगह पे 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है पता है, 1 बटे का 2। कितना होता है, 1 बटे का 2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत यहां तक में, अगर यहां तक समझने में किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो देखते हैं, आते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, कहता है कि रैखिक समीकरण, मरचर कौची है रैखिक समीकरण, ये क्या टाइपिस्ट है। ठीक है, देखेंगे ये नहीं होगा। देखेंगे कौची कहता है कि रैखिक समीकरण चर के घात की संख्या कौची होता है, रैखिक समीकरण में चर के घात। अब देखेंगे, अब ये जो रैखिक समीकरण होता है किसको बोलते हैं, ठीक है, देखेंगे
समीकरण बोले, समीकरण में कौन सी होता है, बराबर में जीरो रहता है और बहुपद में बराबर में जीरो नहीं रहता है। समझ गए, कोई दिक्कत? अब देखेंगे, कहता है रैखिक समीकरण किसको बोलते हैं। ठीक है, देखेंगे एक होता है रैखिक समीकरण, ठीक है, रैखिक समीकरण, और दूसरा होता है द्विघात समीकरण, ठीक है, द्विघात समीकरण, और तीसरा में होता है, ठीक है, तीसरा में होता है त्रिघात, ठीक है, इसी तरह चतुर्घात। अब देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे, क्या समझेंगे यहाँ पे कि रैखिक समीकरण में अगर हमारा चर की अधिकतम घात एक हो, चर की अधिकतम घात कितना हो, एक हो, तो उसको बोलते हैं रैखिक समीकरण, सॉरी क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण। ठीक है, अगर हमारा चर की अधिकतम घात दो हो, कितना हो, चर की अधिकतम घात कितना हो, दो हो, उसको बोलते हैं हम लोग द्विघात समीकरण। क्या बोलते हैं उसको, द्विघात समीकरण। अगर हमारा चर की अधिकतम घात कितना हो, तीन हो, तो उसको बोलते हैं त्रिघात समीकरण। ठीक है, बहुपद में भी यही होता है, अगर रैखिक, ठीक है अब देखेंगे अगर इसका व्यापक रूप पूछे रैखिक का, तो ये होता है ए एक्स प्लस का बी बराबर का जीरो। ठीक है, और जहां ए इक्वल नॉट जीरो, कौन होता है, ए इक्वल नॉट जीरो। समझ गए। अब दूसरे कंडीशन में देखेंगे, अगर हमारा चर की अधिकतम घात दो, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, और इसमें भी ए इक्वल नॉट जीरो, यानी कि ए के जगह पे जीरो नहीं रहेगा, यानी कि ए के जगह पे क्या नहीं हो सकता है, जीरो। अब बाकी बात उस संख्या पे, एक जगह पे कोई भी संख्या दे सकते हैं। ठीक है, कोई भी वास्तविक संख्या दे सकते हैं, या तो हमारा परिमेय रहे या तो अपरिमेय रहे, बटे में रहे, ऋणात्मक रहे। ठीक है, कोई भी संख्या हम वहां पे दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन सिर्फ क्या नहीं दे सकते हैं, जीरो, क्योंकि जीरो से मल्टीपल करेंगे तो पूरा परिणाम कौन आ जाएगा, जीरो। ठीक है, अगर हम त्रिघात बहुपद का, ठीक है, सॉरी त्रिघात, ये कौन आ गया यहां से। ठीक है, अब देखेंगे त्रिघात बहुपद, ये होता है ए एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी बराबर का जीरो। ठीक है, और इसमें भी ए इक्वल नॉट जीरो। अगर हम बराबर में जीरो नहीं देंगे, क्या करेंगे, बराबर में अगर हम जीरो नहीं देंगे तो वे हो जाएगा हमारा बहुपद। कौन हो जाएगा, बहुपद। अब देखेंगे चर की अधिकतम घात जितना हो, चर की अधिकतम घात जितना हो, उसमें शून्यकों की संख्या उतना निकलेगा, और अगर द्विघात बहुपद है, द्विघात समीकरण है, तो उसमें मूल की संख्या उतना ही निकलेंगे। समझ गए, दोनों एक ही होता है। ठीक है, अब यहां तक में अगर कोई दिक्कत समझने में नहीं ना, फिर से समझ लेते हैं। ठीक है, फिर से क्या, अगर चर की अधिकतम घात एक है तो शून्यकों की संख्या के गो, एगो, समीकरण तो मूल की संख्या के गो, एगो। ठीक है, अगर चर की अधिकतम घात दो है तो शून्यकों की संख्या के गो, दो गो, तो मूलों की संख्या भी के गो, दो गो। अगर चर की अधिकतम घात तीन है तो शून्यकों की संख्या तीन गो, ठीक है, और मूलों की भी संख्या के गो, तीन गो। लेकिन आपको 10वां में द्विघात समीकरण में, ठीक है, द्विघात समीकरण में आपको सिर्फ यही, इसी पे आधारित क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ना ही रैखिक पे रहेगा और ना ही त्रिघात पे रहेगा। ठीक है, ज्यादातर किस पे रहेगा, रैखिक समीकरण पे, सॉरी द्विघात समीकरण पे। ठीक है, लेकिन बहुपद में सवाल दोनों पे रहेगा, इस पे रैखिक बहुपद भी रहेगा, द्विघात बहुपद भी रहेगा, त्रिघात बहुपद भी रहेगा, चतुर्घात बहुपद भी रहेगा। समझ गए। अगर हमारा चर की अधिकतम घात एक है तो एक शून्यक, चर की अधिकतम घात दो है तो दो शून्यक, अगर चर की अधिकतम घात तीन है तो तीन शून्यक, और चर की अधिकतम घात चार है तो केगो शून्यक, चार शून्यक। ठीक है, तो यहाँ पे बोला रैखिक समीकरण में घात की संख्या होती है, तो रैखिक संख्या घात की संख्या एक होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना। अब देखते हैं आगे सवाल पे, कहता है कि बिंदु -6,4 का कोटि है। अब देखेंगे कोटि किसको बोलते हैं, भुज किसको बोलते हैं, उस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, आपका सवाल यहां से एक भी नहीं प्रश्न छूटेंगे। ठीक है, तो सिर्फ इस पे ध्यान दीजिए कि क्या कह रहे हैं। ठीक है, देखेंगे ये हो गया हमारा एक्स अक्ष, ठीक है, और ये हो गया हमारा वाई अक्ष। ठीक है, कौन हो गया, वाई अक्ष। इसको बोलेंगे एक्स, इसको बोलेंगे एक्स डैश, इसको बोलेंगे वाई, और इसे बोलेंगे वाई डैश। कोई दिक्कत। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, ठीक है, इसको बोलते हैं क्षैतिज, क्षैतिज रेखा, और इसको बोलते हैं कौची, भुज। क्या बोलते हैं इसको, भुज। समझ गए। अब देखेंगे इसको बोलते हैं वाई अक्ष, ठीक है, इसको बोलते हैं
ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है, और इसको बोलते हैं कोटि। क्या बोलते हैं इसको? कोटि। देखेंगे आपके घर में कोठी होगा, कोठी जो रहता है कैसे रहता है? सुतल रहता है कि खड़ा रहता है? खड़ा रहता है, ठीक है। तो कोटि कोची हो जाएगा? खड़ा। और भुज कोची रहेगा? एकदम सुतल, ठीक है। भुजा किस तरह कोची रहेगा? सुतल, ठीक है। और यहाँ पे जो रहता है, ठीक है, ये इसको बोलते हैं मूल बिंदु। कोची बोलते हैं? मूल बिंदु। जो कि इसका निर्देशांक होता है 0,0। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो कौन होता है? वो होता है 0,0। अब देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि माइनस का 6,4 का कोटि। तो देखेंगे ये माइनस का 6,4 है ना, तो पहले लिखते हैं x को और बाद में लिखते हैं किसको? y को। तो y वाले को कौन बोलते हैं? कोटि। तो कोटि का जो यहाँ से वैल्यू निकल गया वो कितना निकल गया? 4। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे। अब इसी में पूछ देगा, इसी क्वेश्चन को बोल देगा कि इसका जो किस चतुर्थांश में है? क्या है? किस चतुर्थांश में है? ये देखेंगे चतुर्थांश किसको बोलते हैं? ये 4 भागों में बांटा गया है। ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, ये और ये चतुर्थांश हो गया हमारा। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं ना? अब आगे समझते हैं, ठीक है। अब इसमें देखेंगे ये भी प्लस और ये भी प्लस। प्रथम चतुर्थांश में दोनों साइन किसका आता है? प्लस का। लेकिन द्वितीय चतुर्थांश में पहले माइनस आएगा और बाद में कौन होगा? प्लस। यानी कि माइनस प्लस किस चतुर्थांश में आएगा? द्वितीय चतुर्थांश में, ठीक है। और तीसरा चतुर्थांश में होता है माइनस कोमा माइनस, ठीक है। यानी कि इसमें तीनों में तीसरा घर में दोनों माइनस का साइन होता है, ठीक है। अगर ये चौथा में पहले प्लस और बाद में कोची आता है? माइनस। पहले प्लस बाद में कोची आएगा? माइनस। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं ना? ठीक है। ये है माइनस का 6,4 है, ठीक है। तो पहले माइनस है और बाद में कोची है? प्लस है। तो माइनस प्लस किस घरवा में आता है? दूसरा घरवा में। तो ये किस चतुर्थांश में है? द्वितीय चतुर्थांश में। देखेंगे या तो इसको प्रथम पाद, इसको द्वितीय पाद, तृतीय पाद और इसको कौन बोलते हैं? चतुर्थ पाद। समझ गए यहां तक में? अगर यहां तक समझने में किसी को कोई डाउट, को परेशानी, तो जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर हमको बोल दिया कि माइनस का 2 कोमा माइनस का 2 ये किस चतुर्थांश में आएगा? ठीक है, माइनस का 2 कोमा माइनस का 2 किस चतुर्थांश में आएगा? तो यहाँ पर दोनों साइन किसका है? माइनस का। तो दोनों साइन किस में आता है? तीसरा घरवा में। तो ये तृतीय चतुर्थांश में, ठीक है। अगर हमारा 2 है और माइनस का 2 है, ठीक है, 2 और माइनस का 2, तो पहले प्लस और बाद में माइनस। तो पहले प्लस और बाद में माइनस किस घरवा में है? चौथा घरवा में। अगर हमरा 2,2 दिया रहे, दोनों प्लस में है, तो ये किस घरवा में आता है? प्रथम घरवा में। यहां तक में समझने में किसी को कोई डाउट, को परेशानी, तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। देखते हैं, अब आते हैं अगले सवाल। यहां तक में अगर किसी को कोई डाउट नहीं ना, आते हैं अगले सवाल की ओर। देखेंगे कहता है कि x अक्ष से बिंदु Q 3,6 की दूरी है, 3,6 की दूरी है। देखेंगे ये हो गया हमारा x अक्ष और ये हो गया हमारा y अक्ष, ठीक है। अब देखेंगे जैसे कि सपोज दैट मान लीजिए कि यहां पर, यहां से x यानी कि 3,6 है सॉरी, देखेंगे 3,6 है, यानी कि x पे 3 बिंदु तक चलना है, 3 कदम चलना है, और y पर कितना? 6 बिंदु तक, यानी कि 6 कदम चलना है, ठीक है। यानी कि वहां से 1 2 3 मान आप रख सकते हैं, जैसे कि ये हो गया 0, ये 1 2 3 4, ठीक है। इधर 1 2 3 4 5 और ये 6। अब इधर से x पे 3 पे, y पे 6 पे, मान लेते हैं कि यहाँ पे आया, ठीक है। ये एक बिंदु आया, ये 3,6, ये बिंदु कितना आया? 3,6। अब ये बिंदु x अक्ष से, किससे? x अक्ष से दूरी पूछ रहा है, ठीक है। ध्यान देंगे सवाल में कि क्या कह रहा है। ये पूछ रहा है x अक्ष से दूरी क्या है? किससे? x अक्ष से दूरी क्या है? तो ये वाला पर्सन हो गया हमारा कौची? एक्स अक्ष। और यहां से दूरी कितना है? ये है 6। ये बिंदु की यहां से कितना दूरी पर है? 6 दूरी पर। कितने दूरी पर है? 6 दूरी पर। तो एक्स अक्ष से बिंदु 3,6 की दूरी कितना हो जाएगा? 6 इकाई। अगर यहीं पे पूछता कि y बिंदु से, किससे? y अक्ष से, किससे? y अक्ष से, तो ये हो गया हमारा y अक्ष। तो यहां से ये कितने दूरी पर है? 3 दूरी पर है। कितने दूरी पर है? 3 दूरी पर। तो y अक्ष से 3 इकाई आंसर, और x से कितना?
6 इकाई आंसर। समझ गए कि दोनों प्रश्नों में कोची बोला कि किस प्रकार पूछा गया, क्या होगा आंसर इसका, समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? ठीक है, तो एक्स अक्ष से कितने दूरी पर है, 6 दूरी पर, और वाई अक्ष कितने दूरी पर है, 3 दूरी पर। हमें सवाल में पूछा है कि एक्स अक्ष से बिंदु 3,6 की दूरी कितना है, तो ये है 6 इकाई। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। समझ गए? यहां तक में कोई दिक्कत? आते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है कि यदि एक घनाभ की डबल की, हाय हाय क्या हमारा टाइपिस्ट हुआ है, ठीक है देखेंगे, यदि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हो तो इसका विकर्ण क्या होगा। देखेंगे एक घनाभ है जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है, घनाभ लंबाई कितना 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना 8 सेंटीमीटर, और ये ऊंचाई कितना, ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अगर हम घनाभ का विकर्ण के बारे में बात करें, ठीक है, घनाभ का विकर्ण के बारे में बात करें, ठीक है, तो घनाभ का विकर्ण बराबर सूत्र होता है ये अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस का कौची हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे एल, एल का वैल्यू कितना है 10, तो ये किसका स्क्वायर 10 का स्क्वायर, बी, बी का वैल्यू कितना है 8, और ये 8 का स्क्वायर, और एच, एच कितना है ये है 6, और ये किसका स्क्वायर हो जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक में किसी को कोई डाउट नहीं ना? अब देखेंगे ये 10, 10 का स्क्वायर करेंगे 10 दांग की 100, 8 का स्क्वायर कर देंगे 8 8 64, और ये 6 का 36। ठीक है, इसी पर कोची रहेगा अंडर रूट। अब सबको जोड़ेंगे तो 164 36 100 100 100 200 पर अंडर रूट। अगर हम 200 इसमें है नहीं, ऑप्शन में है 200 नहीं है, तो 200 का अगर हम रूट तोड़ेंगे वर्गमूल तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10 धान की 100 गुना 2 हो जाएगा, तो 10 रूट 2 किसमें है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। समझ गए? विकर्ण बराबर सूत्र यही होता है लंबाई का स्क्वायर चौड़ाई का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर पे उस पे कोची होता है रूट। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं ना? ठीक है, आते हैं अगले सवाल। ठीक है, और इस एपिसोड नंबर 10 का लास्ट सवाल है। ठीक है, और इसको ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में कन्फर्म है पूछेगा इस टाइप का। कहता है यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है तो इसका परिधि होगा। ठीक है, अब देखेंगे परिधि किसको बोलते हैं, जैसे कि ये हो गया एक सर्कल, ठीक है, ये कोची हो गया एक सर्कल। ठीक है, परिधि किसको बोलते हैं, ये जो चारों बगल जो अड्डवा है इसी को बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं, परिधि। अब ये परिधि ही पूछा है हमें कि इसका परिधि कितना होगा। ठीक है, अच्छा परिधि बराबर जो सूत्र होता है वो होता है 2πr। ठीक है, पाई का तो वैल्यू हम 22/7 ले लेंगे, आर का वैल्यू दिया हुआ है क्योंकि ये केंद्र होगा और ये केंद्र से परिधि में मिलाएंगे, इसी को कोची बोलते हैं आर। ठीक है, क्या बोलते हैं आर। आर नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक चीज दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 154 वर्ग सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है 154 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे कि क्या होता है। हमें पता है कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर होता है ना। ठीक है, तो देखेंगे इसका वैल्यूबल दिया हुआ है 154 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बराबर कितना 154, तो पाई का वैल्यू कितना 22/7 गुना आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 154, तो ये आर स्क्वायर बराबर 154 गुना 7/22। क्योंकि अगर हमें आर का वैल्यू चाहिए तो जो गुना में रहेगा बराबर के उस पर में जाएगा तो भाग में, और जो भाग में रहेगा उधर जाकर के किस में गुना में। ठीक है, तो ये 22/54 कट जाएगा हमारा कितने बार में 7 बार में, तो आर स्क्वायर बराबर 7 गुना 7, तो आर बराबर अंडर रूट 7 गुना 7, ये जोड़ा लग रहा है हमारा। तो यहां से अगर हम आर का वैल्यू निकालेंगे तो वो कितना निकल जाएगा 7। आर का वैल्यू कितना निकल गया 7, यानी कि त्रिज्या हमें पता चल गया ये कितना निकल गया 7 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर में। अब परिधि निकाल सकते हैं, तो परिधि बराबर सूत्र कौन होता है, ये होता है 2πr, तो ये 2 गुना ये 22/7 गुना 7, ये 7 से 7 कट गया 22 दुना 44 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि इसका परिधि कितना आ गया 44 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। देखेंगे
प्रत्येक ऑब्जेक्टिव वाला एपिसोड में 10 प्रश्नों को हल करते हैं, ठीक है। और ये ज्यादा ही वैल्यूएबल रहता है, ठीक है। एक और से दिखिएगा, आपको एग्जाम में 90 प्लस नंबर जरूर आएंगे अगर ये एपिसोड देख लेते हैं आप लोग, ठीक है। यानी इस सीरीज का एपिसोड सब एक से लेकर के देख लेते हैं, वहां से आपको पूरा नंबर कोची होगा मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं आज इतना ही, ठीक है। तो आप लोग देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे वीडियो को ताबड़तोड़ शेयरिंग करते रहिए। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। आज इतना ही। जय हिंद।